चुनावी दंगल 2024 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की आज वोटिंग हुई। 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 93 सीटों पर 1300 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। आज के इंतखाबात में जिन लीडरों की किस्मत दाव पर लगी है उनमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 4 साबिक़ वज़राए आला भी शामिल हैं। इनके अलावा अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और असम में AIDUF के लीडर बदरुद्दीन अजमल भी ये बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज EVM में बंद हो गई है। और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 4 सीटों पर यहाँ इंतखाबात हुए हैं और बंगाल इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में रहा। खासकर PM नरेंद्र मोदी और दीदी ममता के बीच जिस तरह से तीखे वार चलते रहे, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे, ये बड़ा अहम रहा। लेकिन बीजेपी की पूरी नज़र बंगाल पर है कि बंगाल में इस तरह के जो मामले हुए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर सियासत हुई। मोदी ये चाहते हैं कि बंगाल से ज़्यादा सीटें बीजेपी के लिए निकाली जाएं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को है, जिसकी वजह से बीजेपी ये चाहती है जहां पिछले इंतखाबात यानी 2019 के इंतखाबात में जहां सीटें निकली थी वहां मुश्किल हो रही है, तो फिर दूसरी रियासतों का रुख किया जाए। तो साउथ भी एक तरह से बीजेपी के निशाने पर है। और वहीं तीसरे मरहले के तहत अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर संबल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, ईटा, आमला और बरेली में वोटिंग हुई। और इसी मरहले में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के अलावा गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और मगरबी बंगाल की 4 सीटों पर इंतखाबात हुए। तो साथ ही गोवा की 2, दादर और नगर हवेली और दमन देव की 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो 3 मरहलों के चुनाव हो चुके हैं। किसको कितनी बढ़त मिली, ये सारे लोग माथापच्ची इस वक्त कर रहे हैं। यानी तमाम पार्टियां ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि अवाम का रुझान क्या कुछ था। मीडिया पर सारी चीज़ें निर्भर है। मीडिया ने आज जिस तरह से कवरेज दिया है उसके तहत अंदाजे लगाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। फैज़ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। फैज़, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा मरहला हो चुका है, पहले मरहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। 2 मरहलों में जिस तरह की बयानबाजियाँ हुई हैं, जिस तरह से इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ामात देखने को मिले, ये अपनी जगह है। लेकिन अवामी रुझान के हिसाब से देखें तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो क्या रहा आज का जुमला वोटिंग परसेंटेज जहां जहां इंतखाबात हुए? क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप करा पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव रहा जी। और इन तकरीबन जो चुनाव रहा उसके बाद से जो है कई जगह जो है छिटपुट घटनाएं भी देखने मिली। छिटपुट क्या, कई बड़ी जगह घटनाएं देखने मिली। और जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो परसेंटेज तकरीबन जो है वो कम ही रहा। तकरीबन 68 के तकरीबन हमारे पास जो आंकड़ा शायद अभी तक आया है। और सबसे अधिक जो संभल में जो है वोट परसेंटेज रहा है। तो कुल मिला के जाहिर तौर पे ये कोशिशें की गई थी कि किस तरीके से जो है वोट परसेंटेज बढ़ाया गया। लेकिन कई जगह पर जो जिस तरह से जो वोटर्स थे, वोटरों का जो उनका जो मौजू था, जिस मौजू पे वो वोट डालने जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं कई जगह कई जिलों में जहां पर आज वोट था, वो सड़कों को लेकर जो है बहुत सारे लोग नाराज थे कि सड़कें उनके जगह पर सड़कें पे काम नहीं हुआ है और पुल के निर्माण नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर भी वो इस वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आए। कई जगह पर आज देखा तकरीबन जो है संभल में जो है कई लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है जो फर्जी वोट डालते हुए देखे गए। तो इस तरह की जो घटनाएं इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में देखने को मिली है वो अपने आप में बिल्कुल बेहद अलग है। और जाहिर तौर पे जो वोट परसेंटेज बढ़ने की बात लगातार कोशिशें की जाती है कि वोट परसेंटेज बढ़े, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली और ग्राफ ये गिरता ही जा रहा है। जाहिर तौर पर जब आगे का फेज जो होगा इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी वो जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। बहुत सारे लोग ने नोटा का बटन दबाया है। तमाम तरीके से ये एक बड़ा इशू रहा है लोगों का। लोग घर से वोट भी देने गए। तो हालांकि समाजवादी पार्टी के लोगों का ये आरोप भी रहा कि जो पुलिसकर्मी है वो लोगों को वोट डालने से रोक रही थी। इस तरह की भी जो खबरें हैं वो सामने आई है। तो जाहिर तौर पर ये शर्मनाक बात है। और क्योंकि ये हक है तमाम लोगों का, देश के निवासियों का, कि वो एक बेहतर तरीके से जो इनका ये पर्व है, लोकतंत्र का पर्व, हर कोई जो है बड़ी
आसानी तरीके से जो है, जबकि जी। बढ़ चढ़ के लोगों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये जो झड़प हो रही है, एफआईआर हो रहा है या फर्जी हो रहा है, तमाम तरीके, इस पे कंट्रोल लगाने की सख्त जरूरत थी। जी। जी फैज, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस ने वोटर्स को वोट देने से रोका, तो इसके कारण क्या बताए गए हैं? क्या कुछ खबर निकल कर आई है मीडिया में? उत्तर प्रदेश के जो है सियासी हलकों में इसको कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अब इंडिया इत्तेहाद और एनडीए की बात हो रही है, तो ऐसे में पुलिस वालों का वोट देने से रोकना, ये एक बड़ा एक्शन हो सकता है पुलिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या कुछ शिकायत इसको लेकर सामने आई है अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर शिकायतें भी की गई है कि किस तरीके से जो है तमाम जगह पर जो है पुलिसकर्मी जो है लोगों को वोट डालने से, जो समाजवादी पार्टी की जो वोट बैंक है उनको रोकने की कोशिश की गई है। तो जी। इसको लेकर जो है इन लोगों का भी ये कहना है कि जो ये लोकतंत्र का जो पर्व है इसमें रुकावट डाला गया, तो ऐसे जी। में चुनाव आयोग को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं हो जाए। देखिए, आगरा से भी ये खबर आई कि एक पुलिसकर्मी ने एक शख्स को जो है डंडों से पीटा, मतलब बुरी तरह से पीटा। जी। अब उस लड़के से जब बातचीत हुई तो उस लड़के ने यह कहा कि जब मैं वोट देकर बाहर निकल रहा था तो मेरी पत्नी भी वोट देने गई थी, मैं अपनी पत्नी का वेट कर रहा था और पुलिस भगाने के नाम पर, मतलब जगह पर आप जगह पे खड़े ना हो उसके नाम पर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जबकि वो लड़का बार बार कहता कि मेरी पत्नी जो अंदर वोट डालने गई है। तो ये सहयोग की जो भावना होनी चाहिए, जो पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस चीज को शर्मसार करता है। और ये जब तस्वीरें जब देश के अंदर निकल कर सामने आएगी तो ये कहीं ना कहीं एक जो भारत का जो एक चित्र है वो पूरे देश दुनिया भर में गलत तस्वीर जो है जाहिर होगी। जी जी। फैज, जिस तरह से हम देखते हैं कि देश का चुनाव है, मरकज़ का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। सियासी तौर पर देखें 80 सीटें हैं, मामूली चीज़ नहीं है। अगर मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर इंडिया इत्तेहाद है और मोदी लगातार अखिलेश और राहुल को निशाना बनाते हैं। लफ्ज़ शहजादा उन्होंने इस्तेमाल किया। ये शहजादा लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर तनकीद भी हुई कई लोगों की तरफ से कि शहजादा मुसलमानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो क्या एक तीर दो निशाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? सियासी पार्टियों का इस पर क्या कुछ कहना है, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वहां पर? जिस तरीके से जब चुनाव आता है तो लगातार जो बयानबाजी निकल कर सामने आती है। देखिए, जब दूसरे चरण, आपको याद होगा जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से जो है हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, और उसके बाद से भी जो मैनिफेस्टो रहा कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो पर देश के प्रधानमंत्री ने जब तंज कसकर ये कहा कि जो जो औरतों के मंगलसूत्र है उनके जेवरों का सर्वे कराएगी, और उस सर्वे कराने के बाद जो मंगलसूत्र है वो मुसलमानों को दिया गया। हालांकि ये इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर इसको जाहिर करने की कोशिश की। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे थे तो कई लोग ने इनका जो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हो, तमाम लोगों ने इस बातों का खंडन किया और ये कहा कि ये कहाँ कहा गया कि जो है महिलाओं का जो है मंगलसूत्र बेचा जाएगा और सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद वो मुसलमानों को दिया जाएगा। जी। हालांकि ये जो जब ये बयानबाजी जब इस तरह की बातें जब तेजी से निकलने लगी तो इसका कोई खास असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा नहीं। आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बड़े मंच में इस बात को कहा कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा, रोहिंग्या को दे दिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, तो ये जाहिर तौर पे इस पे विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये खलबलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, ये हार की उनको लग रहा है कि उनकी हार हो रही। इस तरह की कभी वो मस्जिद का बयान कर, मंदिर और मस्जिद का बयान लाते, फिर हिंदू मुसलमान लाते, पाकिस्तान लाते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम चीजों का अगर नाम नहीं ले तो उनका चुनावी भाषा कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार ये कोशिश किया जाता है कि किस तरह से जो हिंदू वोट बैंक है उनको एकजुट किया जाए ताकि जो भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा नजर आए। लेकिन ये तमाम बयानबाजी के बावजूद भी जो है इसका असर इस चुनाव में दिखा नहीं। कोई इस पे चर्चा करते हुए नजर नहीं आया कि जिस तरीके से जो है मंगलसूत्र बेचने के बाद, हाँ, जो सोशल मीडिया से जो बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है या सोशल मीडिया उनकी टीम है इसको बढ़ा चढ़ा की कोशिश की, लेकिन आम जनता के बीच में जब मैं भी खुद भी गया आम जनताओं के बीच में, जब इस बात को मैंने पूछा कि क्या वाकई जो जिस तरह के प्रधानमंत्री ने बात कही है कि क्या मुसलमानों को जो है जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उनको जो है सोना चांदी दे दिया जाएगा या मंगलसूत्र दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें जो है चुनाव में निकल कर आती है, लेकिन उन तमाम लोगों का मुद्दा यही था कि भाई देश के अंदर हमारे बहुत सारे इश्यूज है
केवल हिंदू मुसलमान और तमाम इनके इर्द गिर्द घुमाया नहीं जा सकता। हमें रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, उनके अपने डेवलपमेंट के। आप सुनिए, आज आज कई जिलों में, 4 जिलों की बात मैं करें, 4 से 5 जिलों में जहां उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, लोग केवल सड़कों के लिए जो है वोटों का बहिष्कार किए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे-छोटे बेसिक मुद्दे हैं उनके। अगर उस बेसिक मुद्दे को अगर सरकार इसको पूर्ण नहीं कर पाती है, पूरा नहीं कर पाता, तो ये बड़े मुद्दे जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, शायद इसका असर इस चुनाव में तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात जरूरी है कि जो आज 10 लोकसभा सीटें पे चुनाव हुआ, उसमें 2019 की अगर तस्वीरें आप देखें, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का साइकिल दौड़ पाया था। लेकिन अब इस बार के चुनाव में क्या ये जो जीत की रणनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की रणनीति को बढ़ा पाती है या फिर वो 8 से नीचे घट पाती है? क्योंकि अब जो आप एक सबसे बड़ी बात है कि जो आज 10 सीटों पर चुनाव हुआ, देखिए इसमें जो जातीय समीकरण को पूरी तरीके से सेट करने की कोशिश की, और जातीय समीकरण सेट करने के चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लोगों ने जातीय समीकरण को सेट किया। लेकिन आप देखिए कि बीएसपी जो है, मायावती जो है, इन 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देती है, और आप मैनपुरी में देखिए वहां पर यादव उम्मीदवार को खड़ा कर देते हो। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक का जो तुष्टीकरण की कोशिश, माफ कीजिएगा, वोट बैंक को जो साधने की कोशिश की जा रही थी, उसमें मायावती ने जो है सेंधमारी करने की कोशिश की है। लेकिन आज का मुसलमान इस बात को बखूबी जानता है और इस बात को लेकर जागरूक भी है कि मुसलमान ये देख रहा है कि आज चूंकि मुसलमानों का जो रुख है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ वो देख रहा है, और जो एक तरीके से जो बसपा ने इस उम्मीदवार को खड़ा किया है, उन मुसलमानों को यह कहना है कि एक डमी उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया और इनका जीतना बेकार है, और अगर इन्हें वोट भी देते हैं तो उनका वोट खराब होता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में देखने को मिले, और जाहिर तौर पे अब जब इस चीज का जब रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, तो हम लोग जो आज जिस बातों पर चर्चा कर रहे हैं, ये कितना सही हो पाता है, कितना गलत होता है, लेकिन तस्वीरें के 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां क्या कुछ कहा गया और उसका नतीजा किसके हक में किस तरह से आया है। बिल्कुल फैज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की जो सियासत है उस पर अगर बात करें तो बहुत वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ एक नए मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं तारुफ करा दूं, प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब हैं, प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, आपने जैसा कि सुना, ये फैज़ है, हमारे नुमाइंदे उत्तर प्रदेश से हैं, तफसीलात दे रहे थे कि जिस तरह की वहाँ बयानबाजियाँ हुई हैं और लोगों को जिस तरह से राग़िब करने की सियासत में कोशिश हो रही है, तो क्या सियासी अखलाकियात एक तरह से मफकूद हो गई हैं मौजूदा इलेक्शन के इस पस मंज़र में? आप कैसे देखते हैं इसको? हालांकि वैसे तो प्रोफेसर आप अखलाकियात पर भी नज़र रखते हैं और ऐसे तलबा को आप ऐसी यूनिवर्सिटी में तैयार करते हैं, वही बच्चे सियासत में आगे जाकर लीडर बनते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी ना कहीं स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, सियासत की तालीम हासिल की, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क हो जाता है जब आप अमली मैदान में आते हैं। तो क्या सियासी अखलाकियात की अगर हम बात करें तो ये इसका फुकदान अब दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर? आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें कोई शक नहीं कि आज भी हमारे तालीमी इदारे जी तलबा में अखलाकियात को परवान चढ़ाने की अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं जी, लेकिन समाज में उनको कोई रोल मॉडल दिखाई नहीं देता। उनको लगता है कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो अखलाकियात को दरकिनार करके अपने मफादात और झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वो कामयाब होता हुआ देखते हैं, वक्ती तौर पर सही। ऐसे लोग जब कामयाब दिखाई देते हैं तो जो नौजवान इस मैदान में आते हैं उनका उनकी तरफ राग़िब होना, उनको फॉलो करना बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही ट्रांजिटरी स्टेज है, हमेशा ऐसा नहीं होना है जी। अभी जैसे जैसे आवाम में शऊर पैदा होगा, ज़ाहिर है कि लोगों में जब शऊर पैदा होगा, लोग असली चेहरों को पहचानने लगेंगे, तो फिर उसके बाद ये कैफियत होगी कि ऐसे लोगों का डिस्कार्ड किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है जिससे हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अखलाकियात को पामाल करते हुए लोग अपने मफादात और अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं जी। और ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में सियासतदान दूसरों पर एक तरह से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और इक़्तिदार को हथियाने के लिए ज़ाहिर है कि वो तमाम हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए, और जमहूरी अक़दार जिसकी इजाज़त नहीं देते हैं, ऐसे तरीक़ेकार को भी वो इख्तियार करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन अब
अखलाकियात को दरकिनार करने के अमल में जो शिद्दत हम देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत तशवीशनाक है और पूरे समाज को इसका मुकाबला करना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिनके कौल और फेल में तजाद ना हो, जो सच्चाई को लेकर चल रहे हों, अच्छाई को लेकर चल रहे हों और जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों और जो वाक़तन अपने सियासी ओहदों का मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने वाले हों, ऐसे लोगों का इंतखाब करना अब मैं समझता हूँ कि ये अवाम की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि मौजूदा माहौल में जिस तरह से रोल मॉडल दिखाई दे रहे हैं और आप देखें कि आज हम दिन भर लगातार इस पर लाइव कर रहे थे, तो इससे में रोल मॉडल की आपने बात की, नौजवान वोटर हैं, वो पहली बार वोट करने गया था, तो हमारी बात हुई तो नौजवानों के जहन में यही था कि हमारा मुस्तकबिल क्या हो। उनको अब अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र सता रही है। मौजूदा सियासत से कहीं ना कहीं वो भी बदजन हैं, ये सीधे तौर पर साफ हुआ आज। तो ऐसे में नौजवानों की इस्लाह के लिए क्या कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं? तो इन चीज़ों की इस्लाह के लिए नौजवानों को कैसे राग़िब किया जाए, नौजवानों को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि यही वो नौजवान हैं जो आगे जाकर मुल्क की सियासत को अपने हाथों में यानी मुल्क की बागडोर संभालेंगे। मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों के हाथ में आने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहैसियत उस्ताद कितना चैलेंजिंग होगा मौजूदा सियासत में नौजवानों की इस्लाह करते हुए एक सही रोल मॉडल उनके सामने लाया जाए? आपने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल जो है नौजवानों को क्या आवाम को बहैसियत मजमूई जी सियासत और सियासती हंगामों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो वोट परसेंटेज में कमी हम देख रहे हैं, लगातार कमी देख रहे हैं, तो ये भी इस बात की गम्माज़ है ये बात कि लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी है। वो एतमाद जो सियासत पर होनी चाहिए, वो एतमाद में हम कमी महसूस कर रहे हैं और नौजवानों का इस तरह से मायूसी का शिकार होना ये मुल्क के लिए बहुत तशवीश की बात है, इसलिए कि यही वो नौजवान हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल और दरख्शां मुस्तकबिल की ज़मानत है और जिनको बागडोर संभालनी है। ये लोग अगर सियासत से मायूस हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि एक खला पैदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हम सियासी तंजीमों से, सियासी जमातों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं कर सकते हैं। एक तो ये एक तालीमी इदारे और दूसरे जितनी समाजी तंजीमें हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो नौजवानों को मायूस होने से बचाएँ, उनकी ऐसी तरबियत करें कि वो जो लोग सियासत में कदम रखना, शुरफा जो है सियासत में कदम रखना दुश्वार जो महसूस करते हैं और अपने आप को जो किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं, ऐसा ना करते हुए वो एतमाद के साथ आगे बढ़ें और नौजवान ऐसे लोगों को तलाश करके उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन बदल सकती है। मैं समझता हूँ कि समाजी तंजीमों का इसमें अब किरदार जो है बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादिक भी बिहार से जुड़ चुके हैं। सादिक, आपका भी खैर मकदम है। जिस तरह से हमने आपसे भी दिन में बात की थी कि बिहार की जो पूरी सियासी सूरत हाल है, 3 मरहले हो चुके हैं। आपने भी दोपहर में जैसा कि हमें बताया था कि पोलिंग परसेंटेज को लेकर एक बड़ी फिक्र है बिहार में। जिस तरह के चुनाव इस बार देखने को मिल रहे हैं, ये वाकई तशवीश की बात है। शाम तक की क्या अपडेट आपके पास रही? क्या कुछ जो है देखने को मिला बिहार की सियासत और आज के इस इंतखाबात को लेकर? परसेंटेज की अगर हम बात करें तो क्या बेहतर हुआ है शाम तक? बेहतर नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि जिस तरह से परसेंटेज आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से बहुत बेहतर नहीं कहे जाएंगे। टोटल पोलिंग की अगर बात कर लें तो 56.01% हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। शाम 5 बजे तक के हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, हम उसके अनुसार बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए जी। 5 बजे जो आंकड़े आए हैं, जिसमें झंझारपुर का बताया गया है कि 53.28% वोटिंग हुए। दूसरी तरफ सुपौल की अगर बात करें तो 58.9% है। मधेपुरा की बात करें तो 54.92% है। वहीं अगर अररिया की बात करें तो 8.57% है और खगड़िया की अगर बात कर ले तो 54.35% है। बहुत ही खराब परसेंटेज जा रहा है, जिसमें झंझारपुर जो है 5 विधानसभा लोकसभा की जो सीट है उसमें झंझारपुर सबसे कम रहा। झंझारपुर में 53.28%। तो वाकई में ये बहुत चिंता की बात है, बहुत फिक्र की बात है। और जैसा कि अभी बता भी रहे थे कि समाजी जो लोग हैं, जो समाज के एक नुमाइंदा कहलाते हैं, उनकी इसमें काफी अहम रोल बढ़ जाता है। उन्हें थोड़ा गौर करना है, लेकिन पार्टियों को भी इस पर गौर करना होगा कि आखिर उन्होंने जिस तरीके से, दिन में भी हमने आपसे जो बात की थी तो हमने ये बताया था कि पार्टियों ने एक नए चेहरे को ला करके या फिर एक ऐसे डमी कैंडिडेट को ला करके पब्लिक के ऊपर थोप देते हैं
जिसका भी नतीजा है कि लोगों की वोटिंग से दिलचस्पी कम हो गई है, क्योंकि अब उनके मन मुताबिक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके बारे में वो सोचे और उनके बारे में वो बहुत फिक्र करके जाके वोट करें। हालांकि मुंसिफ टीवी लगातार पहले जब से हम चुनावी नकल दिखा रहे हैं, हम तमाम लोग ये अपील करते हैं कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, फिर भी आप नोटा का इस्तेमाल करें और नोटा के इस्तेमाल के जरिए कम से कम लोकतंत्र को मजबूत करें। अगर आप नोटा पर भी वोट देते तो ये परसेंटेज के जो बुरे हाल दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। जी जी सादिक, जिस तरह से आपने कहा कि वोटर्स की बेदारी को लेकर काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन फिर भी वोटर जो है बेदार तो हैं लेकिन बेजार भी हैं। बेदार हैं बिल्कुल, लेकिन बेजार भी हैं। तो ये इस बेजारगी का इलाज बिहार की सियासी पार्टियों ने तलाश क्यों नहीं किया? हालांकि यहाँ पर दल बदली वाला मामला चलता रहा, चेहरे बदलते रहे, लेकिन नौजवान लीडर भी जो है बिहार में हैं। अभी जो सियासी बागडोर है हालिया तेजस्वी के हाथ में थी, लेकिन फिर भी एक मसला है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगे रहते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या फिर भी नौजवान लीडरशिप के हाथ में सियासत आने के बावजूद लोग, खासकर नौजवान, क्यों बेजार है? वजह क्या तलाश की गई? कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से लोग काफी नाराज हैं। तेजस्वी यादव को कि वो पॉलिटिकल पकड़ नहीं बन पा रही है जो लालू यादव में। खास करके अगर पार्टी की बात करें तो लालू यादव के नाम पर बहुत सारे लोग अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव से कुछ एक खास तबका जो है वही खुश है। मैक्सिमम लोग उनसे नाराज हैं और शायद यही नतीजा है। दूसरी तरफ लोग बता रहे हैं कि परिवारवाद जो है वो काफी हावी हो चुका है। आप देख लीजिए, चाहे वो मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम एक ही परिवार के लोग जो है वो दबदबा बनाए हुए हैं और लगातार वही, अगर दूसरा एक से दो बार हार जाता है, जैसा कि सांसद शहाबुद्दीन के परिवार की बात अगर कर ले तो जिसने दीवान से ही नहीं कहे बल्कि पूरे बिहार में उन्होंने आरजेडी के एक पिलर के रूप में देखे जाते थे, लालू प्रसाद यादव के साथों साथ हिंदुस्तान के ऐसे बहुत कम सियासतदान होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है एक पार्टी में गुजार दी। अब देख रहे हैं दल बदल का जो दौर चला है, आज अगर यहाँ टिकट नहीं मिला तो कल किसी और दरवाजे पे लोग दस्तक देते हैं। लेकिन सांसद शहाबुद्दीन ने मरने के बाद, या यूं कहें तो उनके सियासत का जो मामला था वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया, इसलिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया था जब वो भागलपुर जेल से लौट करके आए, और यही नतीजा रहा कि उन्हें यहां से भेज करके तिहाड़ जेल भेज दिया। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पार्टी के वफादार हैं या पार्टी के लिए कुछ करते हैं। अब जो दौर है उसमें लोग अपने मुफाद देखते हैं और शायद यही नतीजा है कि अब के जो नए दौर के लोग हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो कम होती जा रही है। लोगों को लगता है कि पार्टियां टिकट बेच रही हैं और अपने मुनाफे और अपने फायदे को ध्यान में रख करके किसी भी कैंडिडेट को मार्केट में उतार दे रही है, जिसका नतीजा है कि कई एक जगह निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। सीवान से सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है पप्पू यादव को आप देख लीजिए, बड़े चेहरों को कन्हैया के सीट को लेकर के काफी असमंजस बना दिया गया था। कांग्रेस को कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक बार हाशिए पे लाने के लिए अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं या जिस तरह से लोगों के रुझान आ रहे हैं उसमें उनके अलायंस का बहुत बड़ा हाथ। कई लोगों ने तो हम लोगों से खुल करके कहा कि कांग्रेस को अब चाहिए कि वो पूरे देश में अकेले लड़े, वो क्षेत्रीय पार्टी के चक्कर में आकर के अपनी जो शाख थी उसको गंवा बैठा है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब भी हैं। सर, जैसा कि अभी सादिक ने कहा कि एक तो वहाँ पर दल बदली वाली सियासत है, आपने नौजवानों के ताल्लुक से बहुत अच्छी फिक्र जाहिर की, लेकिन एक चीज़ है, बिहार है और कई ऐसे स्टेट है, यूपी की भी बात कर लें तो ऐसे स्टेट में हम देखते हैं कि ज़ात पात की सियासत का बड़ा असर रहता है। जी, क्या सियासत में ज़ात पात वाली सियासत जब तक ख़त्म नहीं होगी, हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की तरक्की एक तरह से रुकी हुई है? कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि ये सियासत कभी भी देश को तरक्की करने नहीं देगी। ये बीजेपी भी मानती है कि ज़ात पात मज़हब के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलते हैं करते फिर वही हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये बड़ा मसला है देश का। देखिए, ये बहुत ही संजीदा बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की अक्सरियत, आवाम की अक्सरियत, लोगों की अक्सरियत, ज़्यादातर लोग किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हम बुनियादी तौर पर मज़हबी लोग हैं, हमारा पूरा समाज मज़हबी है जी, और उस लिहाज इसमें भी कोई शक नहीं है कि हर शख्स का ताल्लुक़ किसी न किसी ज़ात से, किसी न किसी मज़हब से है। बिल्कुल।
लेकिन वो शख्सी मामला है। जी जहाँ तक मुल्क की बागडोर संभालने की बात है, मुल्क की सियासत चलाने की बात है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की बात है, मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क के शहरियों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए कि मज़हब की बुनियाद पर अगर आप किसी को वोट करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी मेरिटोरियस कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, हो सकता है कि आप बेहतर नुमाइंदा भेज सकते थे, ऐसी सलाहियतें उसके अंदर थी जो सियासी सूझबूझ रखता हो, समाज के तमाम तबकात को साथ में लेकर चलता हो, उसके पास एक विजन हो और वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता हो। लेकिन आपने उसकी उन सलाहियतों को नज़रअंदाज कर दिया और एक ऐसे बंदे को मुंतखब कर लिया जिसका ताल्लुक़ महज आपके मज़हब से या आपकी ज़ात से था। तो होगा क्या कि ऐसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे और वो लोग जो असल हकदार हैं, जिनको लोगों की नुमाइंदगी का हक हासिल होना चाहिए, वो लोग महरूम होते जाएंगे। तो मेरिट की बुनियाद पर जब मेरिटोरियस कैंडिडेट जो है पीछे चले जाएंगे तो जाहिर है कि फिर वो लोग जो अपने ज़ाती मफादात के लिए आए हुए हैं, उन लोगों की सियासी दुकानें चमकेंगी, वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही लोग अरकान बनेंगे, वही लोग मिनिस्टर्स बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वज़ीर बनेंगे, तमाम ओहदों को संभालेंगे और जाहिर है कि फिर अपने ओहदों का वो हक अदा नहीं कर सकेंगे। तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसी क्रूशल स्टेज से, ऐसे नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं कि सियासी पार्टियां तो अपने मफाद के लिए ज़ात पात का कार्ड खेल सकती हैं, कोई सियासी पार्टी हो वो ऐसा कर सकती है, इसलिए कि उसको तो ज़्यादा उम्मीदवार को जिताना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जिताना है, अपनी हुकूमत बनाना है, इसलिए वो किसी भी किस्म का कार्ड खेल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लोगों के लिए ये फैसला करने का वक्त आ गया है कि आप ज़ात पात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, ज़बान और इलाक़ा वारियत की बुनियाद पर वोट करेंगे या ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जो वाक़तन उस मनसब के लिए मुनासिब तरीन लोग हैं, चाहे उनका मज़हब कुछ हो, उनकी ज़बान कुछ हो, उनका इलाक़ा कुछ हो, अगर वो इस मुल्क की बागडोर को संभालने की सलाहियत रखते हैं और अगर आपने उनका इंतखाब किया तो जाहिर है कि आप मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन होता हुआ देख सकेंगे। वरना फिर जाहिर है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई सलाहियत नहीं है, ऐसे लोग जब हुकूमत में आ जाएंगे तो जाहिर है कि फिर वो सही समत में मुल्क को ले जा नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अवामी तौर पर उनके शऊर का तकाजा है कि वो इसको सोचें और समाजी तंजीमों का भी एक बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, और वो इस सिलसिले में तरबियत करें लोगों की कि आपको ये नहीं देखना है कि उम्मीदवार का मज़हब क्या है, उसकी ज़बान क्या है, उसका इलाका क्या है, यहाँ तक कि बाद लोग तो कहते हैं कि पार्टी भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो है गुंजाइश पार्टी की ज़रूर है, इसलिए कि बाज़ मरतबा अगर उम्मीदवार कितना भी अच्छा हो लेकिन पार्टी के दबाव में आकर उसको बाज़ इक़दामात करने पड़ सकते हैं। तो पार्टी को भी देखना है, उम्मीदवार को भी देखना है, लेकिन सलाहियतों की बुनियाद पर इंतखाब करना है। बिल्कुल। और यहाँ पर जब वोटर वोट देता है तो उसके अपने भी मफादात होते हैं, वो ये चाहता है कि मेरे लिए क्या है इनके पास। बिल्कुल, देश में वही चीजें होती है ना, जैसा कि आपने कहा कि विजन होना चाहिए, चाहे वो शख्स हो या पार्टी हो। तो मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज है, उसमें पार्टी का विजन जरूर नजर आ जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल मैनिफेस्टो पर कम ज्यादा जो है बातें हो रही हैं, ज्यादातर सियासत ही हो रही है। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने भी कहा कि जात पात की सियासत का बड़ा दखल है, ठीक है, और बदनुमानी का बड़ा दखल है। तो ये सारी चीजें रखते हुए मैनिफेस्टो भले ही अगर बेहतर हो, विजन उसमें दिखाई भी दे रहा हो, लेकिन पर्सनली पार्टी और उस कैंडिडेट का जायजा लेना कितना अहम हो जाता है एक वोटर के लिए। लेकिन फिर मसला वहीं आके फंसता है, क्योंकि हिंदुस्तान कई मज़ाहिब, कई बोलियों, कई जो है तबकात का एक देश है। तो ऐसे में फैसला कैसे किया जाए, विजन कैसे देखें एक पार्टी का? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कई बरस हो गए। अब मैं समझता हूँ कि लोगों में इतना शऊर आना चाहिए कि सिर्फ कौल को ना देखें बल्कि फ़ेल को भी देखें। मैं समझता हूँ कि जो कौमी पार्टियाँ हैं, जो पूरे मुल्क की सतह पर जो अपनी हैसियत का लोहा मनवा चुकी हैं, ऐसी पार्टियों को आपने मरकज़ में बरसर इख्तियार देखा, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं कम से कम उनको स्टेट्स में जो है अपनी हुकूमतें कायम करने का मौका मिल चुका है। मैं समझता हूँ कि शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो अभी तक हुकूमत में नहीं आई हो, या तो उन्होंने हुकूमत बनाई है या हुकूमत के सपोर्ट में वो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर लोगों के अपने तजुर्बात हैं, हर पार्टी को लेकर है और अक्सर उम्मीदवारों को लेकर है। तो सिर्फ कौल ना देखें आप, बल्कि उनकी जो कारकर्दगी है उस कारकर्दगी पर भी नज़र रखें और इस लिहाज से फ़ैसला करें। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला करना दुश्वार ज़रूर है, लेकिन इसके बग़ैर कोई चारे कार भी नहीं है। हमको मैं समझता हूँ कि वो स्टेज आ गई है
कि अब बहुत बाशऊर तरीके से ये फैसले करने होंगे। मैनिफेस्टो भी देखना होगा, उसका मुताला भी करना होगा, उसमें विजन क्या है बता रहा है, वो हमारी उमंगों के लिहाज से किस हद तक हम आएंगे वो भी देखना पड़ेगा। और फिर ये कि इससे पहले जो वादे किए गए थे और जब हुकूमत करने का मौका मिला तो वो किस हद तक पूरे किए गए वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और दोनों की रोशनी में फिर फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने क्या कहा था जी, कितने जो है वादे वफा हुए हैं जी, और अगले वाकई वही हैं या फिर कॉपी पेस्ट किया गया है जी, या लोगों के जहनों से खेला जा रहा है। इस वक्त प्रोफेसर साहब झारखंड से, रांची से हमारे नुमाइंदे हैं अनवर हुसैन जी, उनको भी जोड़ लेते हैं। अनवर, आपका इस्तकबाल है। झारखंड की सियासत भी इस वक्त जो है बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं, क्या कुछ आज रहा, क्या अपडेट इस वक्त आप करेंगे, क्योंकि आपने सारा दिन देखा झारखंड में क्या चल रहा है और झारखंड की सियासत किस रुख पर चल रही है। वजीर आला जेल में है, क्या कुछ मंजरनामा है इस वक्त झारखंड का? जी बिल्कुल, झारखंड में सियासत सुर्खियों में आती नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ आप देखते होंगे जब से झारखंड अलग हुआ है यहाँ पर सियासत सुर्खियों में रहती है। झारखंड की सियासत जी, इसके कई वजह हैं। इनके पर संदिग्धी से तो हम करें देखेंगे तो कई असबाब की नजर आते हैं। मसलन कहीं आप ये देख सकते हैं कि तैनाती जो निर्धार की सियासी पार्टियां हैं उसमें इरादी कई कमी नजर आती है। मसलन यहाँ के जनता है, आवाम है, मायूस है वापस यहाँ की सरकार को लेकर, सरकार के जरिए जो वादे किए जाते हैं तमाम की तरफ को लेकर तो आप दिखाए वो बिल्कुल कहीं नजरअंदाज करके रहता है इक़्तिदार के आने के बाद, जिसकी वजह से लोगों में सियासत को लेकर कहीं न कहीं हम समझ सकते देख सकते हैं कि सरकार के प्रति और जो वादे किए जाते हैं होते हैं इसके प्रति लोग इस आत्मगति का इजहार किया जाए। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जो सियासी हालात पर इससे झारखंड के लोग बहुत मशहूर हैं। ये जहाँ तक झारखंड के कल का स्टेट है यहाँ पर आपको मैं ये बता तो मादनियात का झारखंड बहुत मालूमात गालिबन 40% यदि आप यहाँ से निकलता में इसकी सप्लाई है और इसके मादनियात में पूरे रूप में जो है तरक्की का जो तकदीर लिखी जाती है। लेकिन झारखंड से लोगों में एक उम्मीद है कि वो इस वक्त देशी सरकार को लेकर तब्दीली की रफ्तार जा रही है। अभी आप देख सकते हैं एक आंदोलन की पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा तो उसके लीडर जो है प्रत्याशी नामांकन में लोग हो रही है और रिजल्ट के तौर पर देखा जा रहा और कांग्रेस जी बिल्कुल जो इंडिया का जो उम्मीदवार है गठबंधन के प्रति लोगों का वो भी कहे लोगों में पहले के पर ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर, आपकी आवाज़ भी ठीक नहीं है, कुछ मैं समझ पाया हूँ एक तरह से कि इंडिया गठबंधन को एक तरह से वहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि सीएम जो है जेल में है, इसको भुनाने की भी जो है पार्टी बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मैसेज किस हद तक पहुँचेगा, लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे झारखंड में जो कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इस बातचीत के लिए। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हमने अपने नुमाइंदों से बात की है कि आप देखिए इस सियासत में जिस तरह से पहली बार, या हो सकता है आपके नज़रों से गुजरा हो साबिक़ में कभी, लोग अक्सर कहते हैं इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर को इससे ख़तरनाक माना जाता है, लेकिन चुने हुए नेताओं को इस तरह से जेल में रखा गया एन इलेक्शन से पहले, जिस तरह की टाइमिंग हुई है, ये भी एक तरह की सियासत है। लेकिन एक दौर वो भी था इंदिरा गांधी का, जहाँ तक मेरे जहन में, आप उसको दुरुस्त कर लें अगर मैं गलत हूँ, तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी लेकिन जनता पार्टी में वाजपेयी साहब थे, काबिल शख्सियत थी वाजपेयी साहब, लेकिन उनको बाहर दौरे पे जब भेजना था, एक वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से या उनकी टीम में शामिल किया जाना था, तो ये नहीं देखा गया कि ये हमारी सरकार में है या पार्टी में है, ये देखा गया कि एक नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में हैं, एक काबिल शख्स हैं,
नुमाइंदगी, देश की नुमाइंदगी के लिए उनको शामिल किया गया था। तो वो सियासत, इस सियासत में कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? उस वक्त के अखलाकियात की अगर हम बात करें, भले ही आप पार्टी में ना हो, कैबिनेट में ना हो, लेकिन आपको बहैसियत एक हिंदुस्तान का जिम्मेदार नुमाइंदा बनाकर बाहर भेजा गया था और उसको वाजपेयी साहब ने बहुत अच्छे से निभाया भी था। कैसे देखते हैं इस दोनों चीज़ों के फ़र्क को? आपने जो जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ये बात की थी कि मेरिट को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के दौर को ज़ाहिर है कि तमाम हिंदुस्तानियों के वो जहन में है, और आज भी वो जो जिस अंदाज़ में लोगों के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए थे इमरजेंसी के दौर में, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम ने उसको भुलाया नहीं है। लेकिन ऐसे दौर में जबकि मुल्क को डिसिप्लिन की राह पर चलाने के लिए मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी, उनका अपना व्यू था ये, है ना। जाहिर है कि आज़ादी का सल्ब किया जाना किसी भी आज़ाद शहरी को अच्छा नहीं महसूस होगा। तो शहरियों के लिहाज से वो अच्छी चीज़ नहीं थी, उनके लिहाज से उन्होंने डिसिप्लिन को नाफिज करने के लिए किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में भी जैसा आपने कहा कि उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर अपोजिशन के एक रहनुमा को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए यूएनओ भेजा। उन्होंने हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि सब लोगों के जो ख्यालात थे उन ख्यालात को वहाँ पर रखा, जो कलेक्टिव विजडम था उस विजडम को वहाँ पर रखा, बड़ी कामयाब और मौसर नुमाइंदगी की। और न सिर्फ मौसर नुमाइंदगी की बल्कि वो बड़े फ़ख्र के साथ इसका इजहार भी करते थे कि देखिए मेरी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर उस वक्त की वज़ीर आज़म ने, जिनसे मेरे सियासी इख्तलाफात थे, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर हम बिल्कुल दो अपोजिट पोल्स पर थे, फिर भी उन्होंने मेरी जो सलाहियत थी उसको रिकग्नाइज़ किया और मुझे वो मौका फ़राहम किया था। तो ये एक दौर था, इस फेस को हम तमाम लोग याद रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर को भी हम देख रहे हैं कि आज मेरिट को सामने न रखते हुए आज ज़ात पात का कार्ड खेला जा रहा है, आज इलाका वारियत का कार्ड खेला जा रहा है, आज फ़िक़ा वाराना कार्ड खेले जा रहे हैं, आज बहुत सारे कार्ड्स खेले जा रहे हैं। तो आवाम को बहुत सोच समझकर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्या लोग इसी तरीके से हमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे, क्या इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे, या हम अपने शऊर का इजहार करते हुए इस तरह की चालों को नाकाम बनाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये सियासी दंगल जो चल रहा है, इस दंगल में मैं समझता हूँ कि एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक अहम किरदार जो है आवाम का यहाँ पर आ गया कि वो किस तरीके से इस दंगल को और इस दंगल की जो करतबबाजियाँ हैं उनको किस तरीके से गलत किस्म की करतबबाजियों को नाकाम बनाते हैं। ये आवाम के टेस्ट का वक्त है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी टेस्ट का ज़माना है, ज़बरदस्त किस्म की आजमाइश का ज़माना है कि यहाँ पर अगर आपने अपने शऊर का इस्तेमाल नहीं किया, आपने लापरवाही बरती, आप अलर्ट नहीं रहे, तो जाहिर है कि लोग अपने मफादात के लिए किसी भी कार्ड को खेलकर हमारे इस मुल्क को जो तरक्की की राह पर गामजन होना चाहिए वो किसी और राह पर गामजन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने रोल मॉडल का इशारा किया था, ये हकीकी रोल मॉडल है कि वाजपेयी जी साहब जब यूएनओ में गए थे, बिल्कुल, तो ये वाजपेयी साहब सही रोल मॉडल है इस देश के लिए। अगर लीडर को देखना हो तो ऐसी क्वालिटी के साथ देखें कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, उन्होंने ये देखा मैं भारत के लिए जा रहा हूं, मुझे भारत और भारत के लोगों की बात करनी है। बिल्कुल ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ दोनों नुमाइंदे अभी भी जुड़े हुए हैं, फैज़ लखनऊ से, सादिक बिहार से जुड़े हुए हैं। फैज़, जिस तरह की हमने बात की थी कि 2 मरहलों के बाद तीसरा मरहला हो गया है और लगातार अखिलेश यादव यही कह रहे हैं और राहुल गांधी भी अक्सर यही कहते नजर आए, कल भी और आज भी यही कहा उन्होंने कि बीजेपी या एनडीए को 150 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने। खैर ये नंबर फिगर कोई भी कुछ भी बता सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जिस कैपेसिटी में वो बता रहे हैं और जिस भरोसे के साथ ये कह रहे हैं, तो क्या ये भरोसा वाकई ज़मीन पर दिखाई भी दे रहा है इनके हक में? फैज़, ये जाहिर तौर पे जो इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कहती आई है और जो है इस बार जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और हमारे साथ जनता का सहयोग है पूरी तरीके से। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा किया है और मोदी की गारंटी, ये तो रहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को रिटर्न करने की कोशिश की, गठबंधन बना है, इसमें बहुत सारे टूट फूट हुए, लेकिन जिस मकसद को लेकर, जिस बातों को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार जनताओं के बीच में जा रही है, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है।
और जो देखिए अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश से पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, जाहिर तौर पे इन तमाम चीजों से थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन जो रेशियो इंडिया गठबंधन सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी को हम 175 और 150 के पार होने नहीं देंगे, ये शायद इनकी भूल है। और जो संभावनाएं अभी फिलहाल दिख रही है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन, हाँ ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन सीट में कुछ इजाफा होगा, पहले से ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आएगी। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब अभी इस बात पे चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि जब ये का जब दिया गया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कही गई, तो इसमें जो दलित समाज है और दलित समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है, वो इस बात को समझ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर देश में अगर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो देश का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको खतरा हो सकेगा। तो जो दलित के जो दलित है, जो पढ़े लिखे तबके इस बात को समझ रहे हैं, आप यूं कह लें कि उनको डराने का प्रयास किया गया है, या जिस तरीके से भी इस बात को कहा गया है कि जो देश का लोकतंत्र उसको खतरा हो सकता है, तो ऐसे में जो पिछड़ा दलित जो वर्ग के लोग हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के जो उनके जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी विचारधारा है, उसको लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने जो है अपना एक बेहतर तरीके से जो प्रदर्शन किया, खास करके राहुल गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी ने जिस तरीके से जन लोगों की समस्याओं की बातों को उठाई है, हर एक लोगों से मिले हैं, तो वो तरीका सही तौर पे जिस तरह से निखर के राहुल गांधी आए हैं और फिर से एक जान फूकने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कांग्रेस की तरफ से, ये काबिल तारीफ भी है। लेकिन अब जो चूंकि चुनाव हो रहा है, कई मुद्दे हैं, काफी लोग नाराज है। जो 14 और 19 का जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान था लोगों के प्रति, वो शायद वो धीमा है, वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो शायद ये जो आंकड़ा जो 400 का पार है, वो इनके लिए मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो अनुमान इंडिया गठबंधन लगा रही है, उसपे शायद वो अभी बेहतर तरीके से अनुमान नहीं लगा रही है। कई फेस बाकी है, उसमें देखा जाएगा क्या हालात। फैज दो छोटे सवाल मैं आपसे रख लूंगा कि वायनाड से राहुल रायबरेली पहुंचते हैं, ठीक है, इसको भी काफ़ी भुनाने की कोशिश की गई, अमेठी नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं, इसका कितना जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है? और दूसरा, अयोध्या में इलेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मोदी जो है अयोध्या से इतनी बड़ी रैली कर देते हैं, तो क्या अयोध्या की रैली लोगों को याद दिलाने की कोशिश है, राम मंदिर को जहन में लाने की कोशिश की जा रही है? जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठा और राम मंदिर को लेकर चर्चाएं भी बहुत तेज रही, प्राण प्रतिष्ठान के दिनों पर कई जो विपक्षी दल के नेता थे, वो तमाम लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, तो इस मुद्दे को भी बुलाने की बेहतर तरीके से कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रैली किया है, इस बात को जहन में डालने की कोशिश की, जो उनके जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक जो पूरा का रुझान है कि हिंदू वोट बैंक कहीं ना बहके और जो हिंदू वोट बैंक है उनका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो वो जो राम मंदिर का मुद्दा तो अब बिल्कुल से खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात को जहन में लगाने के लिए कि जो राम मंदिर अगर किसी के सरकार में बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधा जो है इसका फायदा अपने से जोड़ते हुए नजर आ रही है और इस बात को बता रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो अभी अयोध्या है, फिर मथुरा है, कई ऐसे जो मंदिर है, उन तमाम मंदिरों को लिया जाएगा। और देखिए जब इसके पहले जो चुनाव हुए कई जगहों पर, तो राम मंदिर के दर्शन कराने की बात कही। अब इसमें विपक्षियों ने कहा कि जिन लोगों को जो है रोजगार देने की बात कही जा रही थी, वो मंदिर का दर्शन कराने की बात करें, अगर वो सरकार वहां बनाते हैं तो मंदिर का दर्शन कराएंगे। आपने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, तमाम लोगों पर ये कहा गया कि जब हमारी सरकार आप हमें जिताइए, हम राम मंदिर का दर्शन कराएंगे आपको। तो जाहिर तौर पर उनके जो सेंटिमेंट है उनसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी विपक्षी ने कहा कि रोजगार के मुद्दे को लेकर नहीं कहा गया कि रोजगार के मुद्दे हम आपको रोजगार दिलाएंगे, इस पर बात नहीं हो रही थी। राम मंदिर और तमाम मुद्दे पर जो हिंदुत्व एक विचारधारा उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई और जाहिर तौर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दे पर कामयाब भी रही। लेकिन रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे, राहुल गांधी और रायबरेली? देखिए राहुल गांधी एक बड़े नेता है और चूंकि वो एक अखिलेश यादव ने भी आज कहा, इस बात को कहा कि जो उन्होंने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा है, चाहे वो वायनाड से लड़ रहे हो, चाहे वो
तमाम रायबरेली से न लड़ने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन चूंकि अब जो रायबरेली एक तो गढ़ रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जताती हुई आई है कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी है, मतलब राहुल गांधी वो डर से गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पे उनका अपना एक मैनिफेस्टो है, या अपना उनका जो एक नजरिया, किस हिसाब से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं, वो तो उस नेता पर डिपेंड करता है कहां कौन उम्मीदवार उतरेगा। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी डरे। राहुल के रायबरेली पहुंचने में वहां के कैडर में कुछ फर्क पड़ा है भी कांग्रेस के कैडर में? देखिए, सिर्फ रायबरेली की बात ना करें, रायबरेली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का भी अब धीरे धीरे जो बूथ लेवल जो कमजोर रहा कांग्रेस का, जो कार्यकर्ता वो कमजोर रहे, जिनमें एक बूस्टर देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। जाहिर तौर पर मुझे थमसा गया, जमीन से जुड़े नहीं रहे, अब उसमें वो थोड़ी सी ताजगी आई, और जाहिर तौर पर अब इसका परिणाम जो है अब आगे के चुनाव में देखने मिलेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल की कांग्रेस जो पिछले चुनाव में जिस तरह से हालात कांग्रेस के अच्छे नहीं देख रहे, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है राहुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज, आपने बहुत तफसील से बात की उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत पर। हमारे साथ सादिक भी हैं बिहार से। सादिक, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सादिक, जिस तरह से मोदी जी ने आज कहा कि चारा खाने वाले लोग अब देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देने की बात करें, मोदी जी का सीधा हमला था लालू प्रसाद यादव पे, क्योंकि लालू यादव भी इस उम्र में, हालांकि सेहत का मसला है, लेकिन फिर भी वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि मोदी जी हर पार्टी से अकेले खेल रहे हैं, एक तरह से वो एक ही चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रभाव है बिहार की सियासत में, एक ही चेहरा सभी पार्टियों के साथ लगातार जो है नेक टू नेक कर रहा है, हर पार्टी का सवाल का जवाब मोदी जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में? बिहार की जो सियासत है, सम्राट चौधरी जहां भी जाते हैं, दीवान भी आए थे कोई पिछले दिनों, और 2-3 दिन पहले वो आए हुए थे एनडीए प्रत्याशी के कैंपेनिंग में, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर मुद्दा ही लोगों को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रामलला हमारे जो जिस तरह से टेंट में विराजमान थे, ये मोदी जी की ही देन है कि जिनके बदौलत आज एक भव्य मंदिर बन चुका है। तो मुद्दा ले देकर के पहले इलेक्शंस जो पहले फेज के हुए थे, उसमें बहुत सादगी से थे, किसी भी तरह की किसी भी पार्टी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पहले फेज का इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरे फेज के इलेक्शंस में आकर के और ये बयानबाजी जो है तेज होने लगी, और तीसरे में आते आते तो हद पार कर दिया। लालू प्रसाद यादव पर डायरेक्ट कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने सीधे सीधे उस तबके के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और तबके को, यानी कि वो खास करके कहा कि मुसलमानों को ये पूरी तरह से ओबीसी और जो बाकी लोगों के आरक्षण है उसको काट करके और सीधे सीधे मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। तो आप फर्क समझ लीजिए कि किसको आपको वोट करना है और किसको नहीं। इशारा उनका साफ था, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान अगर आएगा तो देश हित में यकीनन कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि लोग अब इस बार बहुत बेहतर तरीके से लोग सियासत को समझने लगे थे, और जैसा कि माहौल बन रहा था, लोगों को लग रहा था कि विकास मुद्दा बनेगा, विकास से बात होगी। लेकिन पूरे इलेक्शंस को आप देखिए, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने विकास को मुद्दा बनाया है। या तो किसी के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष किया गया है, या फिर राम मंदिर छाया रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। और आपको ताजा अपडेट बिहार की बताते हैं, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, और पूरे ओवरऑल जो इलेक्शन के रिजल्ट है, जो परसेंटेज की बात कही गई, तो 60% ही इस बार बिहार के तीसरे फेज के इलेक्शन का आंकड़ा आया है सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने शाम 6 बजे खत्म कर दिया है। इसमें सबसे बेहतर नतीजा अररिया का था। अररिया में 62.80% जो है वो दर्ज किए गए हैं वोटिंग खत्म होने के बाद। लेकिन सबसे खराब झंझारपुर में है, और झंझारपुर में 55.50% जो रिकॉर्ड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो बताया गया है कि शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद ये ओवरऑल परसेंटेज रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करना या फिर किसी और बेहतर होता। इस सियासत में हम विकास की बात करते, हम उस अपने देश को बाकी देशों से कंपेयर करते, हम आंकड़ा दिखाते कि हमारा देश अभी कहाँ है, हम रोजगार में क्या कुछ कर पाए हैं, रोजगार हम कैसे आगे मुहैया करा पाएंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे। लेकिन नहीं, मुद्दा फिर वही है। पहले राम मंदिर बनाना मुद्दा था, अब राम मंदिर का बना हुआ ढांचा बनाना मुद्दा है। बिल्कुल
बहुत बहुत शुक्रिया सादिक इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आप भी काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले मरहलों के लिए भी नज़र रखें क्या कुछ देखने को मिलता है। 4 तारीख के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, 4 जून को हम और आप। पूरी सियासत पर बिहार की नज़र रखिए। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने सुना हमारे नुमाइंदों को, कैसी बयानबाजियाँ, कैसी सियासत इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही है। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि अगर, जैसा कि हम बहसियत प्रोफेसर आप नौजवानों पर फोकस करेंगे, तालीम पर फोकस करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर इस बार इतनी सियासत हो रही है कि छीना जाएगा, किसी का लिया जाएगा और किसी को दिया जाएगा। लेकिन क्या मौजूदा हिंदुस्तान में सियासी माहौल में रिजर्वेशन कितना इम्पैक्ट कर रहा है सियासत में और कितना ज़रूरी है? लेकिन मोहन भागवत जी ने हाल ही में कहा था कि नहीं, अगर लोग गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, तब तक उनका पिछड़ापन ख़त्म नहीं होता, रिजर्वेशन होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी आपने मोहन भागवत जी के जिस स्टेटमेंट का तस्करा किया जी, मैं समझता हूँ कि बहुत जामे और बहुत मुकम्मल है जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें मज़ीद किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। जी, ज़ाहिर है कि रिजर्वेशन हमारे उन नुमाइंदों ने जो जब मुल्क आज़ाद हुआ और जमहूरी निज़ाम कायम हुआ और उस वक्त जो रिजर्वेशन की पॉलिसी इख्तियार की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका तस्करा लाया गया, मैं इस पॉइंट पर भी आना चाहता हूँ। दरमियान में ये बात भी आई जी, जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आइन की हिफाजत के लिए जी। अब दलित लोग मैदान में आ रहे हैं। ये हर अहम बात पर हम जो है ज़ात पात पर जो आ जाते हैं, ये बात सही नहीं है। जी, क्या हिंदुस्तान का आइन वो सिर्फ दलितों की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत की को यकीनी बनाएं? क्या मुल्क के तमाम शहरियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां होती रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। वो कोई हरफ आखिर नहीं है, वो कोई कलाम इलाही नहीं है, उसमें तब्दीली हो सकती है। लेकिन जो उसकी स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, उस रूह से खिलवाड़ करने की हम किसी भी सियासी पार्टी को इजाज़त नहीं देंगे। ये मैं समझता हूँ सिर्फ एक तबके की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल, ये मुल्क के अवाम की बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, ज़ात पात सबकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को कलेक्टिवली निभाने के लिए हम किस हद तक तैयार अपने आप को कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम बात है। रह गई रिजर्वेशन की बात, तो जैसे कि हमारे कायदीन ने आज़ादी के बाद तय किया था कि जब तक एक वो लोग जिन पर बरसा बरस तक नहीं बल्कि सदियों तक मुख्तलिफ़ किस्म के मजालिम होते आए हैं, जो एक तरीके से डिप्राइड कम्युनिटीज़ हैं, जिनको महरूम रखा गया है, जिनको हम महरूम तबक़ात कहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी SEDGs के नाम पर, सोशली एंड इकनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के नाम पर सहूलतें देने की बात की है जी। और जाहिर है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने अपने टेन्यूअर में इसको फाइनल किया है जी। तो उसमें भी सोशली एंड इकनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स का इजहार किया गया है और उनके लिए इंसेंटिव्स की बात की गई है। और जाहिर है कि इंसेंटिव्स में एक बड़ा इंसेंटिव जो है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी है और स्कॉलरशिप की पॉलिसी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसूली बात है। अभी आपने मोहन भागवत जी का भी तज़किरा किया, उन्होंने बहुत उसूली बात की कि जब तक वो कम्युनिटीज़ जिनकी हालत को देखकर, जिनके पिछड़ेपन को देखकर उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था और उनके लिए स्कॉलरशिप की पॉलिसी रखी गई थी, जब तक कि वो एट पार विद अदर कम्युनिटीज़ नहीं आते। देखिए, एक बात है इक्वलिटी, जिसमें तमाम के लिए यकसा मौके होने चाहिए, लेकिन बाज़ तबक़ात, बाज़ ग्रोह ऐसे हैं कि जो यकसा मौके से फ़ायदा उठाने के अभी अहल नहीं हुए हैं, वो इक्वल वार फुटिंग पे आए नहीं हैं। जब इक्वल वार फुटिंग पे नहीं आए हैं तो उनको इंसेंटिव्स देकर उस इक्वल वार फुटिंग पर लाना पड़ेगा, तब जाकर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल, ये समाज की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि ऐसे तबक़ात को रिकॉग्नाइज करें, ऐसे तबक़ात को इंसेंटिव्स दें और उनको आगे बढ़ाएं, तभी तो जाकर, वरना फिर क्या होगा कि मुल्क की जो तरक्की है वो तरक्की यकसा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकेंगी। बहुत सारे तबक़ात को महरूम रखकर उनके पिछड़ेपन को दूर नहीं करके हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं कर सकते हैं। बेशक जी जी, बिल्कुल। आपने बहुत यहाँ पर आखिरी पॉइंट जो रखा है कि कलेक्टिवली जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ किसी एक तबके की, एक ज़ात की नहीं है जी। हम सब इस देश के रहने वाले हैं, हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि हम कैसा देश देखना चाहते हैं, कैसी सरकार देखना चाहते हैं और हम अपने देश को बाहर मुल्कों में या दुनिया के सामने कैसा रखना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसको तय करने के लिए इससे बेहतरीन मौका हर हिंदुस्तानी को नहीं मिल सकता जो 5 साल में एक बार हम जमहूरियत का त्यौहार मनाते हैं।
तो बहरहाल नाज़रीन, कुल मिलाकर लबुलबाब यही है कि आप मैनिफेस्टो देखें, पार्टीज़ को देखें, पार्टी के उन लीडरों को देखें कि उनका कैरेक्टर क्या है, किस तरह का काम हुआ है, और आप अपने मुद्दों को भी जहन में रखें कि आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं, किस भारत के लिए वोट देने जा रहे हैं। ये बहुत अहम है, लेकिन वोट ज़रूर करिए। तो आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि चौथा मरहला 13 मई को होने वाला है और 4 जून को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आपका वोट किसके हक में सही गया है या नहीं। वोट ज़रूर करिए। मुनसिफ की भी यही मुहिम है कि वोट ज़रूर करें। वोट के दिन कोई जो है ऐसे काम न किए जाएं कि छुट्टी है, जिस तरह से कहा जाता है। वोट छुट्टी नहीं, आपका अपना मुस्तकबिल का दिन है। अपने मुस्तकबिल को चुनिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट ज़रूर करें। तो आज की इस चुनावी दंगल 2024 में फ़िलहाल इतना ही। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे उन तमाम साथियों का जिन्होंने आज अलग अलग जगहों से हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं, उनका भी शुक्रिया। चुनावी दंगल में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।